In this question, a thin convex lens of focal length f is equal to 12 centimeter and aperture diameter d is equal to centimeter is placed just in contact with a right angled prism having refracting angle theta is equal to this, such that optic axis of the lens is normal to face AB of the prism as on the figure. A point object O is placed on the optic axis of the lens such that the virtual image is formed just after refraction through the lens, and it is found that all the light rays refracted through the lens falling on the face BC of the prism suffer total internal reflection. तो इसमें this is very important. We found that all the rays, जो भी rays इस फेस BC पे आती हैं वो सब के सब यहाँ पर उनका TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो this line is very important, all the light rays. If refractive index of the metal of the prism is √3, calculate maximum possible value of distance A of the object from the pole of the lens. तो इसमें ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है जिससे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो भी यहाँ पे लाइट रेज BC पे आ रही हैं उन सभी का यहाँ पे TIR हो जाए. तो TIR होने की कंडीशन ये होती है कि जो भी रेज यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है इस फेस पे उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए. तो क्रिटिकल एंगल पहले इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. लेट अस फर्स्ट फाइंड द क्रिटिकल एंगल. तो क्रिटिकल एंगल एट ए इंटरफेस साइन थीटा सी उसका इस तरह से डिफाइन करते हैं. रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय द डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो डेंसर से रेयर में जब रे जाती है तभी ऐसा होता है. तो रेयर तो हम बाहर वैक्यूम या फिर एयर एज्यूम करके चलेंगे. तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे जो ग्लास या फिर जो भी प्रिज्म है यहाँ पर इस प्रिज्म का √3 हो जाएगा. तो साइन थीटा सी की जो वैल्यू है वो 1/√3 यहाँ पर आ रही है इसमें, यानी कि थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ थीटा सी इज साइन इनवर्स 1/√3. तो एक तरीके से आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है एक तरीके से थीटा सी है, यानी कि जो थीटा यहाँ पे दिया हुआ है वो थीटा π/6 30 डिग्री प्लस थीटा सी के बराबर एक तरीके से दिया हुआ है. तो जो भी रेज़ यहाँ पर इस फेस पर आनी चाहिए उन सभी रेज़ का एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उनका TIR यहाँ पे हो पाएगा. अब इसके बाद हमें देखना है कि इस फेस पे ये जो फेस BC है यहाँ पर इस पे जो रेज़ इंसिडेंट हो रही हैं वो रेज़ इंसिडेंट हो किस तरीके से रही हैं. तो यहाँ पे जो भी आपका ये लेंस है ये लेंस इमेज बना रहा है और यहाँ पे साफ साफ ये बोला गया है कि जो इमेज बन रही है वो इमेज वर्चुअल इमेज है, इमेज इज़ वर्चुअल. तो वर्चुअल इमेज है इसका मतलब सीधा सीधा हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पर गया होगा यहाँ पे. तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस. पोल और फोकस के बीच में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को हमें रखना पड़ेगा, तब जाके उसकी वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू बनती है. तो एक ये हो गया कि वर्चुअल इमेज कब बनेगी. अब ये देखते हैं कि जो रेज़ है वो रेज़ किस तरीके से फेस BC पे इंसिडेंट हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन. तो लेंस अगर मान लीजिए लेंस अगर इस तरीके से रखा जाता है और यहाँ कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उससे मान लीजिए आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पर इमेज बनती है. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर यहाँ पर इमेज बनती है इसका मतलब ये हो रहा होगा कि यहाँ से जो रेज़ जारी होंगी वो रेज़ कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही है कि जब उनको पीछे की तरफ यहाँ पे कट कराया जा रहा है तब वो यहाँ पर मिल रही है. तो मैं जस्ट रिफ्रैक्टेड रेज़ को दिखाया तो रिफ्रैक्टेड रेज़ कुछ इस तरीके की रही होंगी, ये कुछ आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे निकली होंगी, यहाँ पर इंसिडेंट ही ऐसे हुई होंगी कुछ इस तरीके से. तो दिस आर वेरियस इंसिडेंट रेज, ये बहुत सारे इंसिडेंट रेज इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो. ये भी एक इंसिडेंट रे होगी इस तरीके से. इनको मैं डॉटेड इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट नहीं होगी, उनको पीछे की तरफ बढ़ाया गया होगा तब जाकर के वो यहाँ पर दिखाई देंगी. तो जस्ट इसलिए इनको यहाँ पर डॉटेड इस तरीके से बनाया जा रहा है. और ये जो रेज़ रिफ्रैक्टेड रेज़ है ये सभी रिफ्रैक्टेड रेज़ इस फेस BC पे यहाँ पे आ रही हैं. तो मैं जस्ट इसी फेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो हमारी ज़रूरत का है. तो ये इस फेस पे आ रही है और इस फेस पे अब किस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह यहाँ पे कैसा बन रहा है उसको हमें थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो मैं इसी को ले लेता हूँ जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टाइप की या जो स्ट्रेट रे यहाँ पर दिखाई दे रही है, उस स्ट्रेट रे को मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसमें लेता हूँ. और ये जो स्ट्रेट रे है ये स्ट्रेट रे कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बना रही है. तो दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दिस स्ट्रेट रे.
और बाकी का जो यहाँ पे डायमेंशंस जो भी एंगल है उसको हम दिखा लेते हैं। सपोज़ ये जो एंगल दिया हुआ था वो थीटा था, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा और ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो जो ये अनडेविएटेड सीधी रे है, हॉरिजॉन्टल टाइप की जो रे दिखाई दे रही है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा के बराबर है यहाँ पर। और जो थीटा है वो आप यहाँ पर अब ध्यान से देख लो, इसमें जो थीटा है, दिस थीटा इज़ ग्रेटर देन थीटा सी, π/6 30 डिग्री प्लस थीटा सी है। तो ये जो थीटा है दिस इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन थीटा सी। तो ऑब्वियस है कि इस तरीके के जो रेज आएंगी उन रेज का TIR होगा। तो इस तरीके के रेज का तो TIR बड़े आसानी से होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अब उसके बाद में कुछ रेज आप देखो जो कि यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ से आ रही हैं, तो उसमें से मैंने कोई एक टिपिकल रे उठा लिया और उसका इंसिडेंस यहाँ पे दिखाया। अब ये जो रे है, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल रे यहाँ पे ड्रॉ कर लो, अगर इसके जैसी इस तरीके की जो रे है वैसी रे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और ये नॉर्मल है, दिस इज़ द नॉर्मल। आप ये देखोगे कि इसके जितना एंगल ये बना रहा था उससे ज़्यादा ही एंगल ये बना रहा होगा। ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे तो इससे भी ज़्यादा एंगल बना रही है। दिस एंगल इज़ ग्रेटर देन थीटा। ये जो एंगल है वो तो थीटा से बड़ा है और थीटा जो था वो खुद थीटा सी से बड़ा था यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो एंगल यहाँ बनेगा, ये एंगल ऑटोमेटिकली थीटा सी से ज़्यादा ही बनेगा। तो ये पॉइंट जहाँ पे रे आ रही है हॉरिजॉन्टली या बिल्कुल स्ट्रेट रे आ रही है यहाँ पे अनडेविएटेड, और उसके नीचे के जितने भी पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स पे तो TIR में कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन TIR। यहाँ पे तो TIR हमेशा ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो ही जाएगा। इसमें तो हम कुछ ज्योमेट्री भी उतनी ज्योमेट्री भी कुछ नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इतना डायरेक्टली हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये अनडेविएटेड रे और उसके जो नीचे यहाँ पर जो रे पहुँच रही है वो ऑटोमेटिकली उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। व्हाट अबाउट रेज गोइंग हियर, कुछ इस तरीके के पॉइंट पे जो रेज आ रही हैं उनका क्या हो रहा है उनको देख ले यहाँ पर ज़रा। तो जो रे सपोज मैं एक इस तरीके की एक टिपिकल रे यहाँ पे लेता हूँ और इस रे का यहाँ पर इंसिडेंस करवाता हूँ। तो ये जो रे है, इस रे को अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, लेट अस ड्रॉ अ डिफरेंट डायग्राम। सपोज़ ये एक हॉरिजॉन्टल टाइप की रे थी जिसका तो TIR हो ही रहा था यहाँ पर, इसमें थीटा C + 30 डिग्री एंगल बन रहा था यहाँ पर। और जो रे यहाँ पर इस तरीके से पहुँच रही है, जस्ट लेंस को मैं एक लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और जो भी रे यहाँ पर कुछ इस तरीके से पहुँच रही है, सपोज इस तरीके से जो रे पहुँच रही है, तो दिस इज़ हॉरिजॉन्टल। ऑब्वियसली कि हॉरिजॉन्टल की नीचे लाई कर रही है यहाँ पर, और सपोज यहाँ कहीं पे नॉर्मल है, तो ऑब्वियस है कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक्चुअल रे तो ये है और ये नॉर्मल के साथ में इतना एंगल फॉर्म कर रही है। तो ऑब्वियस है कि दिस एंगल इज़ लेस देन थीटा। जो भी थीटा यहाँ पर बन रहा था, थीटा C + 30, उस थीटा से तो ये एंगल कम ही है। तो अगर मैं इस एंगल को बोलूँ तो ये जो एंगल है वो थीटा से कम है। अब कितने अमाउंट से कम है, तो उतने ही अमाउंट से कम है जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये एंगल 15 डिग्री है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, 15 + थीटा C। आप हमेशा ये देख सकते हो कि क्योंकि ये जो फेस है, ये फेस तो इसी तरह से स्ट्रेट रहेगा, इस पे जो नॉर्मल है हर जगह पे नॉर्मल वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये नॉर्मल भी उसी तरीके से रहेगा जैसे ये वाला नॉर्मल था यहाँ पर इसमें। तो नॉर्मल और हॉरिजॉन्टल या अनडेविएटेड जो रे है उनके बीच में हमेशा एंगल कितना बनेगा, थीटा C + 30। तो ये अनडेविएटेड रे है, ये नॉर्मल है यहाँ पर इसमें, इनमें तो एंगल टोटल मिलाकर हमेशा थीटा C + 30 बनना है। लेकिन ये जो रे मैंने बीच में बनाई है, दिस इज़ द इंसिडेंट रे, और अगर ये इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे का एंगल, अब अगर ये 15 डिग्री है तो ये एंगल 15 + थीटा C हो जाएगा। अब इसी चीज़ को आप कंटिन्यू करते हो चले जाओ, डिफरेंट पॉइंट्स पे आप इस चीज़ को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हो चले जाओ। जैसे ये हॉरिजॉन्टल रे थी, तो अगर मैं डिफरेंट यहाँ पे रेज लेता हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पर लेंस को इस तरीके से दिखा दिया, यहाँ से आने वाली रे एक तो ये जो स्ट्रेट जा रही है वो हो गई, और जो रे जस्ट यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं जो कि एक तरीके से इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेट अस अज्यूम दिस इज़ द लोकेशन ऑफ इमेज जहाँ से रेज आती हुई फेस BC को दिखाई दे रही है। तो अगर मैं यहाँ से ये रेज ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट से होते हुए ये रे यहाँ पे आ रही है। उसके बाद में अगर मैं उसके ऊपर के पॉइंट्स लेता हूँ तो उसको मैं एक डिफरेंट कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सपोज मैंने एक ऊपर का कोई पॉइंट यहाँ पर ले लिया, तो वहाँ से आते हुए रे कुछ इस तरीके की होगी।
तो जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते चले जा रहे हो तो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल क्या होता जा रहा है यहाँ पर इसमें, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है। फिर उसके बाद में अगर आप नीचे कहीं पे आते हो दूसरी रे पे तो ये जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में यहाँ पे, तो ऑब्वियस है कि आपको दिख जाएगा कि हॉरिजॉन्टल के साथ में ये एंगल और ये एंगल एक तरीके से बराबर ही है यहाँ पर इसमें, और ऑब्वियस है कि ये वाला एंगल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ में कम है। तो हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल जितना कम बनेगा नॉर्मल के साथ में उतना एंगल ज़्यादा बनेगा, क्योंकि हमने ये प्रूफ कर रखा है कि हॉरिजॉन्टल रे का नॉर्मल के साथ में हमेशा इतना एंगल बनेगा θc+30। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जितना कम होगा उतना ही ये वाला एंगल ज़्यादा हो जाएगा, और ये वाला एंगल ज़्यादा होना TIR करवाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो सपोज़ ये आपकी इंसिडेंट रे थी और ये नॉर्मल था, आपको दिख रहा है साफ साफ कि हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बढ़ गया तो ये वाला एंगल अब यहाँ पर कम हो जाएगा। हम कहाँ तक अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलते चले जा रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता जा रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं आई से रिप्रेजेंट करूँ तो आई यहाँ पे लगातार डिक्रीज़ होता चला जा रहा है। अगर आई डिक्रीज़ होता चला जा रहा है तो रे के TIR होने के चांसेस यहाँ पे लगातार फिर डिक्रीज़ होते चले जाएंगे। तो क्रिटिकल केस हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, क्रिटिकल केस को अब यहाँ पर देखना जरूरी है। तो क्रिटिकल केस, व्हाट इज़ द क्रिटिकल केस हियर। तो क्रिटिकल केस फिर यहाँ पर ये होगा कि अगर आप यहाँ पर बिल्कुल अब कॉर्नर की रे पकड़ लो, कॉर्नर का मतलब बिल्कुल यहाँ से होते हुए जो जा रही है लेंस से जो लास्ट रे यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही है और वो जो यहाँ पर जा रही है, इसके लिए अगर मान लीजिए यहाँ पर, क्योंकि टोटल एंगल तो मिला के θc+30 के बराबर ही होना है यहाँ पे, किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल और नॉर्मल के बीच में। तो अगर ये वाला एंगल लेट से अगर 30 डिग्री हो जाता है तो इसका मतलब है कि फिर नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म होगा वो नॉर्मल के साथ में एंगल अब θc रह जाएगा, क्योंकि टोटल मिला के θc+30 होना है। तो दिस इज़ द क्रिटिकल केस कि जो भी फाइनल रे यहाँ पर निकले उसमें एंगल जो है ये वाला 30 डिग्री से ज़्यादा ना हो। अगर ये एंगल 30 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो फिर ये जो नीचे वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो θc से फिर यहाँ पर कम हो जाएगा, और θc से अगर कम हो गया तो फिर उस केस में TIR नहीं होगा। तो जो भी अब तक हमने यहाँ पे किया उसकी समरी यही है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अगर आप ऊपर जाते हो तो ऊपर जाने पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है। इसके अगर आप नीचे आते हो इस पॉइंट के तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाता है, और ख़ुद यहाँ पे TIR हो रहा था। तो इसका मतलब नीचे TIR बिल्कुल हो जाएगा और ऊपर भी कुछ दूरी तक TIR होगा, और हम चाहते हैं कि हर एक पॉइंट पे जहाँ पर भी रे आए वहाँ पे TIR हो। तो जो फाइनल रे आएगी हमको उसका TIR करवाना पड़ेगा, और जो फाइनल रे आएगी इसका मतलब है कि उसका हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल है वो मैक्सिमम 30 डिग्री बन सकता है, तभी यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस θc के बराबर हो पाएगा और इसका TIR हो पाएगा। तो दिस इज़ द क्रिटिकल केस कि जो कि फाइनल रे आएगी उसको 30 डिग्री यहाँ पर इसमें बनाना होगा, तब जाकर के यहाँ पर इसमें TIR हो पाएगा। इसमें कुछ लोग थोड़ा और आगे यहाँ पे चले जाते हैं, उसको भी मैं यहाँ पर एक बार बताना चाहूँगा कि कुछ लोग इसमें किस तरीके से थोड़ा ज़्यादा आगे चले जाते हैं। तो सपोज़ ये प्रिज्म की सरफेस है और यहाँ पर ये वो हॉरिजॉन्टल दिखने वाली रे है यहाँ पर इसमें। सपोज़ दिस इज़ द लेंस, ये लेंस को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ कहीं पे सपोज़ ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज़ लेट्स से ऑब्जेक्ट इज केप्ट समवेयर, सपोज़ इमेज यहाँ कहीं बन रही थी। तो जैसे मैंने बोला कि 30 डिग्री का मैक्सिमम एंगल वहाँ पर उसमें बन सकता है, और θc एंगल यहाँ पर इसमें बनना चाहिए। तो कुछ लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से भी ले लेते हैं इसमें कि जो रे है जैसे यहाँ पर तो इस तरीके से सीधी सीधी आ रही है, और बस आप सीधे सीधे यहाँ पर ही देखते जाओ कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, अभी तो रे सीधी आ रही थी, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो तो जो रे है वो इधर की तरफ टर्न लेते जा रही है। इस तरीके से रे जो है वो टर्न लेते चली जा रही है। तो रे लगातार टर्न लेते चली जा रही है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसा भी सोचते हैं कि इसको लगातार टर्न करवाते चले जाओ जिससे कि ये इतना टर्न ले ले कि एक सिचुएशन यहाँ पे कुछ इस तरीके की आ जाए कि सपोज़ ये नॉर्मल है, दिस इज़ द नॉर्मल, और टर्न लेके वो यहाँ कहीं पहुँच जाए और यही एंगल क्यों ना θc हो जाए। कुछ इस तरीके की भी यहाँ पर लोग इसमें सोच लेते हैं। तो ये सही नहीं होगा इस तरीके का सोचना। और क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक पॉइंट पे TIR हो।
यानी कि इस पॉइंट पर टी आई आर हो ही रहा था, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर के जो भी लास्ट पॉइंट है वहाँ तक टी आई आर हो। लेकिन अगर आप इस तरह की सिचुएशन अगर लेते हो तो इस तरह की सिचुएशन में होगा ये कि यहाँ पर जो रे आती जा रही है, रे यहाँ पे लगातार ऐसे टर्न लेते चली जा रही है, तो एक रे तो ऐसी होगी जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए कि थीटा सी के बराबर हो रहा होगा, लेकिन रे लगातार टर्न लेते चली जा रही है, तो नॉर्मल के साथ में उसका एंगल कम होता चला जाएगा। तो अब अगली जो रे होगी उसके लिए एंगल थीटा सी से फिर यहाँ पर कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में रे कभी ना कभी नॉर्मल के कम्प्लीटली अलॉन्ग हो जाएगी, कभी ना कभी जो रे है वो नॉर्मल के कम्प्लीटली अलॉन्ग हो जाएगी। फिर उसके बाद में फिर नॉर्मल से वो नीचे की तरफ आती जाएगी, नीचे की तरफ आती जाएगी। तो जब वो नॉर्मल से नीचे आ रही होगी तब भी लगातार यहाँ पे टी आई आर नहीं हो पाएगा। जब वो थीटा सी बना लेगी पूरी तरीके से तब जाके फिर वापस से टी आई आर होना स्टार्ट होगा। तो एक पूरी रेंज इस तरीके के ऐसे रेंज वाले पॉइंट्स हमारे पास में आ जाएंगे ऊपर जाने पर, जहाँ पर उस पूरे रेंज के अंदर ही टी आई आर नहीं हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो ये बोला गया है कि ऑल दी रेज, सभी रेज का टी आई आर होना चाहिए जो भी फेज बी सी पर आ रही हैं। तो उसके लिए फिर हम इस तरीके का केस जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हम जो अफोर्ड कर पाएंगे वो यही वाला केस है कि रे जो है वो हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम 30 डिग्री का टर्न ले नीचे की तरफ, और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर थीटा सी हो जाएगा। तो अब तक हमने यहाँ पे एक क्रिटिकल केस जो है वो डिसाइड कर लिया है कि जो भी फाइनल रे यहाँ से लेंस से रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर पहुँचेगी उसको इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में 30 डिग्री, यानी कि ऑप्टिकल एक्सेस के अलोंग जो लाइन है उसे 30 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, तब जा कर के यहाँ पर इसके साथ जो एंगल बनेगा वो थीटा सी के बराबर होगा और उसका फिर टी आई आर हो पाएगा। अब क्वेश्चन के लैंग्वेज में यहाँ पर कुछ और भी बोला गया है कि वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ए। तो ये मैक्सिमम मिनिमम इनका क्या चक्कर है वो यहाँ पर एक बार हमें समझना पड़ेगा। अब सपोज आप ये मान लो कि यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस और बढ़ाता हूँ, सपोज़ ये 30 डिग्री का मेरे को यहाँ पर ये जो पॉइंट मिल गया है, इससे अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊँ या कम करूँ तब क्या होगा। तो इमेज का डिस्टेंस चेंज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करोगे तब जा कर के इमेज का डिस्टेंस यहाँ पर चेंज होगा इसमें। और लेंस के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v - 1/u = 1/f, और इसको डिफ्रेंशिएट करके वी कैन फाइंड दी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो आप यहाँ पे निकालते हो डिफ्रेंशिएट करके d/dt = दिस इज़ v² / u/2 du/dt, इस तरीके का आ जाता है। और ये एक्सप्रेशन ये बताता है कि जो इमेज की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द लेंस, तो लेंस तो यहाँ पे रुका हुआ है, वैसे यहाँ पे लेंस को तो हमने फिक्स ही कर रखा है। v² / u² एक पॉजिटिव टर्म है और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लेंस, तो दोनों का साइन एक ही होगा। साइन एक होने का मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये लेंस रखा हुआ है, तो लेंस अगर यहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट को अगर आप इधर मूव करते हो और इमेज हमारी इधर की तरफ ही बन रही है इसमें, क्योंकि वर्चुअल इमेज है, तो वो भी इधर की तरफ ही मूव करेगी। तो इसका मतलब है कि लेंस से अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो इस पर्टिकुलर केस में इमेज का डिस्टेंस भी यहाँ पर इसमें लेंस से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सपोज़ अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर ले गया, यहाँ पर लेंस से इधर की तरफ ले गया, तो इमेज भी ऑटोमेटिकली दूर की तरफ खिसक जाएगी। तो सपोज़ मैंने ऐसे खिसकाया कि इमेज यहाँ कहीं पर पहुँच गई, सपोज़ ये इमेज की एक नई लोकेशन है, तो इस लोकेशन पे यहाँ पर अब क्या हो रहा है, लेट अस सी दैट। तो हम एक लाइन और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और वो लाइन अगेन एक क्रिटिकल लाइन होगी जो कि बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट से यहाँ से पास कर रही होगी रिफ्रैक्टेड रे। तो दिस लाइन इज़ लाइक दिस, कुछ इस तरीके की लाइन यहाँ पर है जो कि क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब बिल्कुल मैंने इसको एंड पॉइंट से पास करवाया। अब हमेशा बस ये ऑप्टिकल एक्सेस यानी जो हॉरिजॉन्टल टाइप की लाइन दिख रही है वहाँ से एंगल देख लो, तो ये एंगल ऑब्वियसली ज़्यादा है और ये वाला एंगल कम हो गया। अब पहले हमने डिस्कस कर रखा है कि जितना हॉरिजॉन्टल से एंगल कम होगा, नॉर्मल से एंगल फिर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो आप देखोगे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन से अगर ऑब्जेक्ट को दूर कर देता हूँ तो इमेज दूर हो जाती है, और इमेज जब दूर होती है तो उस केस में यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फिर टी आई आर होगा, क्योंकि ये जो भी एंगल यहाँ पर बन रहा है इसका नॉर्मल के साथ में, वो एंगल थीटा सी से फिर यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। दिस फाई एंगल इज़ ग्रेटर देन थीटा सी। तो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते चले जाते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस दिख रही है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ पे ली गई होगी, ये डिस्टेंस एक तरीके से मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी फिर यहाँ पर इसमें, कि कम से कम आपको इतने डिस्टेंस पर तो रखना ही पड़ेगा। इतने डिस्टेंस पर जब आप यहाँ पर रखोगे तब जा कर के यहाँ पर ऐसा होगा कि टी आई आर होता रहेगा। और बिल्कुल आप अगर फोकस के पास पहुँच जाओ, बिल्कुल ऑलमोस्ट फोकस के पास अगर पहुँच गए, तो आप देखो कि यहाँ पे जो रे है वो रे हॉरिजॉन्टल के नज़दीक आती जा रही हैं, वो सीधी होते चले जा रही हैं, जो ऑप्टिकल एक्सेस है उसके नज़दीक आती जा रही हैं।
तो जैसे जैसे रेज ऑप्टिकल एक्सिस के नज़दीक आती जाएंगी तो और टी आई आर होता चला जाएगा, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा सी से और बढ़ता चला जाएगा। और ऑलमोस्ट जब आपने फोकस पर रख दिया तो फोकस से पता है कि जो रेज निकलेंगे यहाँ से वो फिर हॉरिजॉन्टल निकलेंगे। इनके लिए जो रेज होंगी वो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से निकल रही होंगी, ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल निकल रही होंगी। और इस तरीके की जो पैरेलल रे हैं उनका हमने ऑलरेडी देख लिया कि उनका टी आई आर बड़ी आसानी से हो रहा है यहाँ पर। तो इस अगर मैक्सिमम डिस्टेंस का मुझे आंसर करना है तो वो आंसर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है फिर तो इसमें, कि मैक्सिमम डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर ही आप बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली आप बराबर ले लो, और वो आंसर फिर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा डायरेक्टली। लेकिन अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो फिर हमें यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस फर्दर करनी होंगी। अच्छा, अगर जैसे मैंने यहाँ पे केस डिस्कस किया कि जब हम डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, अगर मैं डिस्टेंस को डिक्रीज़ करूँ तब क्या होगा, वो भी आप यहाँ पर एक बार थोड़ा सा विजुलाइज करके देख लो। सपोज़ ये वो क्रिटिकल केस था जिसके लिए सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा था, 30 डिग्री एंगल यहाँ पर इस केस के साथ बन रहा था जो हम लेते हुए चल रहे हैं। सपोज़ हमने डिस्टेंस यहाँ पर एक कम कर दिया, डिस्टेंस कम किया तो आप देखो अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ में या जो ऑप्टिकल एक्सिस है उसके साथ में डिस्टेंस बढ़ गया, उसके साथ एंगल बढ़ गया। एंगल बढ़ गया तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पर नॉर्मल के साथ एंगल इसका कम हो गया होगा, फिर टी आई आर नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि इससे कम डिस्टेंस हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ दी मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम इतनी डिस्टेंस तो यहाँ पर होनी चाहिए, तभी जाकर के बात बन पाएगी और हर एक रे का टी आई आर हो पाएगा जो भी वहाँ पर फॉल कर रही है। तो टी आई आर शुड बी फॉर ऑल द रेज, नॉट फॉर सम पर्टिकुलर रेज। अब हम यहाँ तक अगर पहुँच गए तो इसके बाद में फिर अब ज़्यादा कुछ खास बचता नहीं है यहाँ पर इसमें। तो इसके बाद में सपोज़ दिस इज़ द लेंस, ये लेंस की लोकेशन है, यहाँ पर सपोज़ ये इमेज की लोकेशन है, और ये जो हमारा डायग्राम था बस ये डायग्राम हमारा जो क्रिटिकल डायग्राम है वो कैलकुलेशन करने के काम में आएगा। तो दिस एंगल वाज 30 डिग्री, ये एंगल भी फिर यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। मैं मिनिमम की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैक्सिमम की कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर ली है 12 सेंटीमीटर। मैं मिनिमम अगर कैलकुलेट करना हो तो उसकी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पर इसमें कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो ये जो डायमीटर, अपर्चर डायमीटर हमें दिया गया, तो अपर्चर डायमीटर यहाँ पर अगर ये लेंस होता है तो ये जो टोटल है ये अपर्चर डायमीटर होता है, और डायमीटर हमें यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया गया तो ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो फिर ये डिस्टेंस √3 हो जाएगी फिर यहाँ पर इसमें। तो अगर यहाँ पर ये √3 है क्योंकि tan 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो जो v की वैल्यू है फिर वो -√3 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, जो स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन होते हैं। u हमें कैलकुलेट कर लेना है यहाँ पर, और जो फोकल लेंथ है फिर वो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। इसका यूज़ करते हुए लेट अस फाइंड यूजिंग द फॉर्मूला। तो 1/v - 1/u = 1/f, 1/u कैन बी रिटन एज 1/v - 1/f, u = vf / f - v। तो ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम 1/u कई बार कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसी को आंसर में बता देते हैं। तो ये भी इस मिस्टेक से ही बचना है यहाँ पे, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में कुछ लोगों ने सही आंसर देने के बावजूद भी इसमें रिवर्स करके आंसर दिया है। तो v यहाँ पे क्या हो जाएगा, v की वैल्यू हो गई -√3, f की वैल्यू हो जाएगी 12, f की वैल्यू 12 -√3, तो -12√3 डिवाइड बाई 12 + √3, और u नेगेटिव आ रहा है क्योंकि जो भी हमारा स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन उसके अकॉर्डिंगली आ रहा है, सही तरीके से u नेगेटिव आना चाहिए। जहाँ तक हमें डिस्टेंस पूछा गया तो डिस्टेंस का आंसर फिर आप सिर्फ डिस्टेंस बताओ, इसका मॉड ले लो, तो 12√3 डिवाइडेड बाय 12 + √3। ध्यान रखिए ये मिनिमम डिस्टेंस है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसका आंसर सिंपली 12 सेंटीमीटर।